नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, सीआईबी के पेपर 1 यानी कि एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट की यूनिट 29 को डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। ये टर्म लोन्स जो यूनिट है हमारी, उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम मेनली जो टर्म लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंसिंग है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फाइनेंसिंग बाई बैंक्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात यहाँ पर हो रही है कि बैंक किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उनमें चाहिए होता है। तो कई तरह से, यानी कि टर्म लोन की शेप में या कैपिटल फाइनेंस की प्रोजेक्ट लोन, सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, इन सारी तरीके से, यानी और नॉन फंड फैसिलिटी टाइप, ये सारे तरीके हैं, अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं जो दी जाती हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है। अब इनको देने के लिए जनरली जो बैंक हैं वो 3 तरह की अप्रोचेस होती हैं जिनको अपनाते हैं। पहला हो गया हमारा टेक आउट फाइनेंसिंग, इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटीज, या फिर फाइनेंसिंग प्रोमोटर सिक्योरिटी। तो टेक आउट फाइनेंसिंग में क्या होता है साथियों, बैंक जो हैं वो एक अरेंजमेंट में एंटर हो जाते हैं। किसके साथ? आईडीएफसी के साथ। जनरली आईडीएफसी के साथ होता है, बट कई बार अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी हो सकता है। आईडीएफसी क्योंकि स्पेशलाइज्ड एक संस्था है जो इसीलिए बनाई गई है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उनको असिस्ट किया जा सके, उनको फाइनेंस किया जा सके। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि बैंक जब फाइनेंसिंग करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उनको, तो कहीं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उसमें इन्वॉल्व होता है, तो कहीं उनके पास फाइनेंशियल लिक्विडिटी क्रंच ना आ जाए, तो इसके लिए वो आईडीएफसी से टाई अप करते हैं। और बैंक एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करता है, उसके बदले में आईडीएफसी जो है वो बैंक को फाइनेंस कर देता है। तो इस तरह से उनकी लिक्विडिटी जो मिसमैच है वो नहीं हो पाता है। सेकंड है हमारा इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी। तो बैंक्स आर परमिटेड टू इशू गारंटी फेवरिंग अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट provided the bank issuing the guarantee takes a funded share in the project at least to the extent of 5% of the project cost under normal credit appraisal, monitoring and follow up the project। और होता क्या है, बैंक जब इस तरह की बात आती है, इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी की बात आती है, तो बैंकों को ये अलाउ किया हुआ है कि वो इस तरह के अरेंजमेंट में जा सकते हैं, यानी कि इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी इशू कर सकते हैं दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जिसने लैंड किया है उस इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, उसके साथ, उसके फेवर में। लेकिन कंडीशन क्या लगाई हुई है? कंडीशन एक ही है कि उनको 5% एक्सपोजर एटलीस्ट उस बैंक का होना चाहिए जो गारंटी इशू कर रहा है। अब होता क्या है, कई बार जो है एनबीएफसी मान लीजिए कोई है, या कोई इंस्टीट्यूशन है जो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करता है, तो उसके अगेंस्ट में बैंक जो है वो गारंटी इशू कर देता है उसके फेवर में। और 5% तक का मान लीजिए, अगर वो 100 करोड़ का, जैसे एग्जांपल, हालांकि काफ़ी बड़े होते हैं, 100 करोड़ छोटा अमाउंट है, बट अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 करोड़ की फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में की गई है, तो एटलीस्ट जो 5 करोड़ जो है वो 5 करोड़ का एक्सपोजर किसका होना चाहिए? जो बैंक जो है गारंटी इशू कर रहा है उसका होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंसिंग प्रोमोटर इक्विटी। तो प्रोमोटर, बैंकों को ये एडवाइस किया गया था एक सर्कुलर के द्वारा कि वो प्रोमोटर की इक्विटी को, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी शुड कम फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। कि जो प्रोमोटर की इक्विटी कैपिटल है वो अपने रिसोर्सेज से लाएं, यानी कि उनको बैंक फंड ना करें, उनको वो अपने रिसोर्सेज से लाएं। एंड बैंक शुड नॉट नॉर्मली ग्रांट एडवांसेस टू टेक अप शेयर ऑफ अदर कंपनी। तो बैंक, और इसके लिए बैंक फाइनेंस ना करें। लेकिन जो इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, आरबीआई ने क्या किया है, परमिट कर दिया गया है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जहां पर इसको एक एक्सेप्शन की तरह देखा जाएगा। और क्या होगा, मैन मेड टू दिस पॉलिसी फॉर फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ प्रोमोटर शेयर इन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो एग्जिस्टिंग कंपनी में प्रोमोटर्स के शेयर को फाइनेंस करने के एक्विजिशन के लिए भी बैंक इसको फाइनेंस कर सकते हैं, विच इज इंगेज्ड इन इंप्लीमेंटिंग और ऑपरेटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच एन एक्सेप्शन में बी ट्रेडेड आर एज फॉलोज। अब इसमें कई सारी कंडीशंस हैं जिसके फुलफिल होने की स्थिति में नॉर्मली क्या है, बैंकों को मना किया हुआ है सर्कुलर के थ्रू कि वो जो प्रोमोटर्स की इक्विटी है उनको फाइनेंस नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, तो कुछ सर्कमस्टांसेस में बैंकों को ये परमिट किया गया है कि वो इसके लिए भी फाइनेंसिंग कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस हैं जो इसमें दे रखी हैं, जैसे कि द बैंक फाइनेंस शुड बी ओनली फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी प्रोवाइडेड द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी as defined above. Further acquisition of such shares should be in respect of the companies where the existing foreign contributors voluntarily propose to disinvest their majority with the SEBI guideline। तो जो existing कंपनीज हैं उन्हीं को फंड करने के लिए फैसिलिटी दी जाएगी। और भी साथियों इसमें कई सारी कंडीशंस हैं जिनको देने के बाद ही ये फाइनेंसिंग और प्रमोटर इक्विटी किया जा सकता है। A bank can extend finance to a specialized entity which is body corporate exclusive set of taking over and turning around troubled companies।
ये हो गया। द कंपनी फाइनेंस्ड एंड द प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी शुड नॉट बी अ डिफॉल्टर ऑफ बैंक, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू इंश्योर द बोरोवर हैज सब्सटेंशियल स्टेक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बैंक फाइनेंस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग द प्रोमोटर स्टेक। 50% से ज़्यादा नहीं करना है, एटलीस्ट 50% तो वो अपने सोर्सेज से लाएगा ही। फाइनेंस एक्सटेंड शुड बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ asset of the borrowing company or the asset of the company acquired and not against the share of that company। उसके जिस कंपनी के उस कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट में होना चाहिए, उसके शेयर्स के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। द शेयर ऑफ द बोरोइंग कंपनी बीइंग एक्वायर्ड मे बी एक्सेप्टेड एज द एडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉट द प्राइमरी सिक्योरिटी। तो उनको लिया जा सकता है, जो शेयर एक्वायर किए जा रहे हैं उनको लिया जा सकता है, बट कैसे लिया जा सकता है? उनको एज अ एडिशनल सिक्योरिटी लिया जा सकता है, कोलेटरल की तरह लिया जा सकता है, बट नॉट एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। तो ये हैं इस तरह के कई और भी इसमें स्टिपुलेशंस हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है अप्रेजल। इनको अप्रेजल किस तरह से इनमें किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड अंडरटेक ड्यू डिलिजेंस ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बैंक्स शुड इंश्योर दैट द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंसिंग एंड रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट आर वेल डिफाइंड एंड असेस्ड। तो वही सारी चीज़ें साथियों इसमें दी हुई हैं कि अप्रेजल में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना है, सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट अप्रेजल होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से वो सारी चीज़ें इसमें फुलफिल होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर ऑफन फाइनेंस्ड थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इनको जो नॉर्मली जो है वो फाइनेंस किया जाता है। Financing of these projects would therefore call for specialized appraisal of identification of the various project risk evaluation। वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें, जो हमने पहले भी देखी थी, वायबिलिटी वगैरह, टेक्निकल, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है। इन दिस कनेक्शन बैंक एफआई में कंसीडर कंस्टिट्यूटिंग अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग कमेटी बनाएंगे, स्पेशल सेल बनेगा अप्रेजल के लिए। ऑफन द साइज ऑफ फंडिंग रिक्वायरमेंट वुड नेसेसरी जॉइंट फाइनेंसिंग बाई बैंक। अक्सर क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है, तो जनरली क्या होता है, जॉइंट फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि कई बैंक मिलकर इसको जॉइंट फाइनेंसिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी इसमें? प्रूडेंशियल क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट, क्रेडिट एक्सपोजर टू द बोरोवर बिलोंगिंग टू अ ग्रुप में एक्सीड द एक्सपोजर नॉर्म ऑफ 40% ऑफ द बैंक्स कैपिटल फंड बाई एन एडिशनल 10%, दैट इज अप टू द 50%। यानी कि नॉर्मली जो 40% की लिमिट है उसको भी एक्सीड किया जा सकता है 10% तक, एडिशनल 10% तक, और वो 50% तक जा सकती है, प्रोवाइडेड द एडिशनल क्रेडिट एक्सपोजर इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो कंडीशन वही है कि वो जो एडिशनल 10% है वो कहाँ जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहिए। क्रेडिट एक्सपोजर टू सिंगल बोरोवर में एक्सीड द एक्सपोजर नॉर्म ऑफ 15% ऑफ द बैंक कैपिटल फंड बाय एडिशनल 5%। तो यहाँ भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी कि सिंगल जो बोरोवर है उसका जो नॉर्म है 15% का, उसको भी 5% के द्वारा एक्सीड किया जा सकता है, और एटलीस्ट मनी यानी कि अप टू मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी वो 20% तक जा सकता है। प्रोवाइडेड, कंडीशन वही है कि जो एडिशनल क्रेडिट एक्सपोजर है वो कहाँ जाना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है, इन एडिशन टू द एक्सपोजर परमिटेड एवर द बैंक में इन exceptional circumstances with the approval of their board consider enhancement of the exposure to a borrower up to the further 5% ऑफ द कैपिटल फंड। तो कई तरह की साथियों इसमें जो हैं वो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, और अलाउंस यानी कि जो लिमिट है क्रेडिट देने की उसको इनहेंस दिया है, रिलैक्सेशंस कई सारे इसमें दिए हुए हैं। असाइनमेंट ऑफ रिस्क वेटेज ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू बी गाइडेड बाय द प्रूडेंशियल गाइडलाइन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी मार्केट, इन सबको फॉलो करेंगे। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लीड टू एसेट लायबिलिटी मिसमैच, पर्टिकुलरली व्हेन सच फाइनेंसिंग इज नॉट कंफॉर्मिटी विद द मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ द बैंक लायबिलिटीज़। अब होता क्या है साथियों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो अक्सर लॉन्ग टर्म के होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया 20 साल 30 साल इनका टाइम हो सकता है। अब उतने टाइम के लिए अगर बैंकों का फंड अगर ब्लॉक होगा उतने टाइम के लिए, और काफ़ी बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में एसेट लायबिलिटी मिसमैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ का बैंक को ध्यान रखना है कि बैंक जो है वो लिक्विडिटी मिसमैच में ना जाए, लिक्विडिटी क्रंच उनको ना हो। और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट रखना है। टाइमली एंड एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज द प्री रिक्विजिट फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि समय पर पैसा मिल जाए, जब ज़रूरत हो उस समय उतना पैसा मिलना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बैंक एफआई शुड देयरफॉर क्लियरली डेलिकेट द प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ लोन प्रपोजल। तो इनको बैंकों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि टाइमली वो अप्रूव हो। टेक्निकल पैरामीटर्स वगैरह हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक मैकेनिज्म एक सेट करेंगे जिससे कि प्रोजेक्ट की ऑनगोइंग जो मॉनिटरिंग वगैरह भी की जा सके, इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करना है कि वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्रेडिट डिसबर्समेंट इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज़ सैंक्शनड, यानी कि जो पैसा दिया गया है वो उसी काम में यूज़ हो जिसके लिए वो दिया गया है, किसी तरह का डाइवर्जन ऑफ फंड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की बात की गई है यहाँ पे।
अब टेक आउट फाइनेंसिंग को और डिटेल में यहाँ पे समझा रखा है, जो हमने अभी बात की थी कि टेक आउट फाइनेंसिंग जनरली जो आईडीएफसी से किया जाता है। टेक आउट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर इज एसेंशियली अ मैकेनिज्म डिजाइन टू इनेबल बैंक्स टू अवॉइड एसेट लायबिलिटी मैच्योरिटी मिसमैच। तो इसका भी रीजन साथियों, टेक आउट फाइनेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, वो इसीलिए जरूरत पड़ती है ताकि किसी तरह का एसेट लायबिलिटी मिसमैच यहाँ पर क्रिएट ना हो, क्योंकि लॉन्ग टेनर का लोन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और इस अरेंजमेंट के थ्रू क्या होता है, बैंक जो फाइनेंस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का वो अरेंजमेंट कर लेता है आईडीएफसी के साथ में या किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ में। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है साथियों। उसमें फॉर ट्रांसफरिंग टू द लेटर द आउटस्टैंडिंग इन देयर बुक्स ऑन अ प्री डिटरमाइंड बेसिस। तो उसी में जो भी आउटस्टैंडिंग होगी उनकी बुक्स में, उसको वो प्री डिटरमाइंड बेसिस पर उनकी आउटस्टैंडिंग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आईडीएफसी एंड एसबीआई हैव डिवाइज्ड डिफरेंट टेक आउट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस बैंक एड्रेसिंग इशूज सच एज लिक्विडिटी। तो ये साथियों एक अलग तरह के मॉडल जो है डेवलप किया गया है ताकि जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, वो किसी तरह से इसमें एसेट लायबिलिटी मिसमैच में ना फंसे। द एग्रीमेंट बिटवीन एसबीआई एंड आईडीएफसी कुड प्रोवाइड अ रेफरेंस पॉइंट टू अदर बैंक। सो इसको देख के और बाकी बैंक भी अपना डिवाइस कर सकते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ये ले लिया जा सकता है। Liquidity support from IDFC, and as an alternative to the takeout financing structure, IDFC and SBI have devised a product providing liquidity support to bank. Under the scheme, IDFC would commit at the point of sanction to refinance the entire outstanding loan, principal plus unrecovered इंटरेस्ट। तो वही है साथियों, जो बैंक फाइनेंस करेगा तो उसको आईडीएफसी जो है वो क्या करेगी, वो कमिट करेगी और उतना ही जितना आउटस्टैंडिंग है उसको रीफाइनेंस कर देगी, यानी कि उसको उतना पैसा प्रोवाइड कर देगी। तो यही सारी इसमें डिटेल में साथियों दे रखा है, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट पीसीई टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट क्या है? द क्रेडिट नीड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया आर ह्यूज एज द इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज एट नेसेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज एक्सेसिव प्रेशर ऑन द बैंकिंग सिस्टम टू फंड द क्रेडिट नीड ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है इंडिया में। डेवलपमेंट जो है वो नेसेंट स्टेज पे है, बॉन्ड मार्केट जो है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है वो नेसेंट स्टेज पे है। तो एक्सेसिव प्रेशर है कि जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नीड है उनको फंड किया जा सके, इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ड्यू टू ग्रेटर एसेट लायबिलिटी मिसमैच इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बैंक आर एक्सपोज टू लिक्विडिटी रिस्क। अब क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसमें कि लंबे समय के लिए पैसा बैंक का फंस जाता है, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी रिस्क में एक्सपोज हो जाते हैं बैंक्स। द इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट पेंशन फंड हुज लायबिलिटी आर लॉन्ग टर्म मे बी बेटर सुटेबल फॉर फाइनेंसिंग टू फाइनेंस सच प्रोजेक्ट। अब दूसरा इसमें क्या है साथियों, एक और तरीका इसमें बताया गया है कि इस तरह से जो पेंशन फंड होते हैं और प्रोविडेंट फंड होते हैं, आपको पता है कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इनमें जो पैसा आता है वो लॉन्ग टर्म तक रुका रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए ही आता है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए जो फंड अवेलेबल होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है किसमें, फाइनेंस करने के लिए, किसको, प्रोजेक्ट्स को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस करने के लिए इस तरह के फंड का यूज़ किया जा सकता है। विद अ व्यू टू इनकरेज कॉर्पोरेट to avail of bond financing, RBI had decided to allow bank to provide PCE and partial credit enhancement to bond issued by corporate special purpose vehicle for funding। अब RBI क्या है, वो encourage करता है कि कॉर्पोरेट्स को कि वो क्या करें, जो बॉन्ड फाइनेंसिंग है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे हमारे जो बैंक हैं वो भी लिक्विडिटी मिसमैच से बच सकेंगे। और दूसरा क्या है, जो पैसा इनमें आता है, स्पेशली जो पेंशन फंड है और इंश्योरेंस, जो प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है, इसको जल्दी से निकलता नहीं है ये, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। सम ऑफ द आरबीआई गाइडलाइन फॉर दिस फैसिलिटी आर अंडर। तो इसकी क्या कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि यहाँ दी हुई हैं, जैसे कि एग्रीगेट पीसी प्रोवाइडेड बाय ऑल बैंक टू फॉर अ गिवन बॉन्ड इशू shall be limited to 50% of the bond issue size with a limit 20%. The PCE facility shall be provided at the time of bond issue and will be irrevocable. तो बॉन्ड इशू के टाइम पे भी दी जाएगी और irrevocable होगी। बैंक में ऑफर PCE only in respect of the bond whose pre enhancement rating is BBB- और better। तो ये सारी इसमें साथियों दी हुई हैं कि क्या क्या कंडीशंस होंगी जहाँ पर हम पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को यहाँ पर दी जा सकता है। तो कंटिजेंट फैसिलिटी में भी, तो the contingent facility may at the discretion of PC providing bank be available as a revolving facility। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंसिंग ऑफ कॉस्ट ओवररन फॉर द प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन। अब होता क्या है, इंटरनेशनली प्रोजेक्ट फाइनेंस लेंडर सैंक्शन अ स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी टू फंड कॉस्ट ओवररन इफ नीडेड। Such standby credit facility are sanctioned at the time of initial financial closure but disbursed only when there is cost overrun। अब
बड़ी लॉजिकल बात है कि क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि जो कॉस्ट एस्टिमेट की गई है, जिस कॉस्ट को एस्टिमेट करके फाइनेंसिंग की गई है, वो कॉस्ट बढ़ जाए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएँ या लेबर कॉस्ट बढ़ जाए और भी कुछ कंडीशन चेंज हो सकती हैं, तो जो कॉस्ट है उसकी बढ़ सकती है। इसीलिए जो इंटरनेशनली क्या होता है, जो प्रोजेक्ट फाइनेंस लेंडर्स जो होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, जो लेंडिंग करते हैं इस तरह के फाइनेंस प्रोजेक्ट को, वो क्या करते हैं, एक स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी दे के रखते हैं, सैंक्शन करके रखते हैं। हालांकि वो डिसबर्स तभी की जाती है जब कोई कॉस्ट ओवररन होता है एक्चुअल में। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट असेसमेंट ऑफ बोरोवर प्रोजेक्ट सच कॉस्ट ओवररन आर ऑल्सो टेकन इन द अकाउंट। और जब भी असेसमेंट होता है तो इसको भी एक अकाउंट में लेकर रखना होता है वाइल डिटरमाइनिंग द प्रोजेक्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, फिक्स एसेट कवरेज रेशियो। तो जो रेशियो निकाले जाते हैं उसमें हम इस जो फैसिलिटी है स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी, जो कि कॉस्ट ओवररन के केस में दी जाती है, तो उसको कंसिडर पहले ही कर लेते हैं, उसको भी रेशियो निकालते समय उसको कंसिडर किया जाता है। अकॉर्डिंगली इन केस वेयर बैंक हैव स्पेशली सैंक्शनड और स्टैंड बाई फैसिलिटी एट द टाइम ऑफ इनिशियल फाइनेंशियल क्लोजर ऑफ द फंड ओवररन, दे में फंड कॉस्ट ओवररन एज पर द एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। तो इस केस में जो बैंक है जिन्होंने पहले से ही स्पेशली सैंक्शन किया गया है स्टैंड बाई फैसिलिटी को, तो वो क्या कर सकते हैं, दे में फंड कॉस्ट ओवररन एज पर द एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जिस पर एग्री किया गया है उसके हिसाब से वो आगे फाइनेंसिंग कर सकते हैं। Where the initial financial closure does not invoice such financing of cost overrun, bank are allowed to fund the cost overrun which may arise on the account of extent of DCCO। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। इसमें कॉस्ट ओवररन आपने समझ लिया क्या है। कि कॉस्ट ओवररन सिंपल तरीके से बताया कि अगर बैंक जो है वो पहले से ही ये मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसमें कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी, और उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले ही, रेशियोज़ वगैरह उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए पहले से ही एक फैसिलिटी सैंक्शन करके एक तरफ रखते हैं, और जब भी ज़रूरत उसकी होती है, जब इस तरह का कॉस्ट ओवररन होता है, तब उस केस में उनको डिसबर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा द सीलिंग ऑफ 10% ऑफ द ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रिस्क्राइब्ड अबव इज एप्लीकेबल टू फाइनेंसिंग ऑल अदर कॉस्ट ओवररन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ओवररन ऑन द अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन। नॉर्मली जो है वो 10% का इसमें दिया गया है कि उतने तक का जो है कॉस्ट ओवररन के केस का लिया जा सकता है। एक्सेप्शन इसमें क्या है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इंक्लूडिंग कॉस्ट ओवररन ऑन द अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। तो इंडियन रुपी के करेंसी फ्लक्चुएट होती है, आपको पता है, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा इस केस में। राइजिंग आउट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल ऑपरेशन, तो जो करेंसी फ्लक्चुएशन है उसको भी हम इसमें कंसिडर करेंगे और 10% तक की जो है इसमें अमाउंट लेके रखेंगे किसमें, कॉस्ट ओवररन के केस में। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो